दिसंबर की 22 तारीख शाम के 4 बज रहे थे। लेकिन मनाली की वादियों में ऐसा लग रहा था जैसे रात होने ही वाली है। तापमान शून्य से नीचे लुढ़क चुका था। हमारी काली महिंद्रा थार मनाली के मॉल रोड के ट्रैफिक से जूझते हुए अब शहर के बाहरी इलाके की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी में हम 3 दोस्त थे। मैं ड्राइविंग सीट पर, मेरा बचपन का दोस्त कबीर, और पीछे की सीट पर हमारी कॉलेज की दोस्त रिया। स्पीकर पर धीमी आवाज़ में मोहित चौहान का गाना फिर से उड़ चला बज रहा था। ये ट्रिप हमारा एस्केप था, दिल्ली के प्रदूषण और नौकरी की थकान से दूर पहाड़ों की गोद में। यार कबीर, हीटर थोड़ा और बढ़ा दे, मेरे पैर जम रहे हैं, रिया ने पीछे से कपकपाते हुए कहा। उसने खुद को एक मोटे ऊनी कंबल में लपेट रखा था। कबीर ने रियर व्यू मिरर में देखकर हंसते हुए कहा, मैडम मनाली आई हो तो ठंड तो लगेगी ही। अब क्या कार के अंदर ही अलाव जला दूं? मैंने अपनी जैकेट की चैन ऊपर करते हुए खिड़की के बाहर देखा। नज़ारा बेहद खूबसूरत था। सड़क के दोनों ओर देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ ताज़ी गिरी हुई बर्फ से लदे हुए थे, जैसे किसी ने पूरी घाटी पर सफ़ेद चादर बिछा दी हो। हम शिलोंग वाली से वापस अपने होम स्टे की तरफ जा रहे थे, जो मुख्य शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर एक सुनसान लेकिन खूबसूरत लोकेशन पर था। शमीर, गूगल मैप्स चेक कर, ट्रैफिक बहुत है, ये कोई शॉर्टकट है क्या? कबीर ने गियर बदलते हुए पूछा। मैंने फ़ोन देखा। हाँ, एक रास्ता दिखा तो रहा है, ओल्ड पाइन रोड। ये मेन हाईवे से 4 किलोमीटर दूर है और ट्रैफिक भी ग्रीन दिखा रहा है। पक्का? रिया ने शंका जताई। पहाड़ों में शॉर्टकट लेना कभी कभी भारी पड़ जाता है। अरे कुछ नहीं होगा यार, मैंने लापरवाही से कहा। वैसे भी भूख लग रही है, जल्दी पहुंचेंगे तो बोनफायर के साथ डिनर करेंगे। कबीर ने स्टीयरिंग घुमाया और हम मुख्य सड़क से छोड़कर एक सकरी लेकिन पक्की सड़क पर मुड़ गए। शुरुआती 15-20 मिनट सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। हम हंसी मजाक कर रहे थे, पुरानी कॉलेज की बातें याद कर रहे थे। एक जगह हमने गाड़ी रोकी। एक छोटी सी टपरे पर गर्मा गर्म मैगी और अदरक वाली चाय पी। चाय वाले काका, जो एक कश्मीरी फिरन पहने हुए थे, उन्होंने हमें अजीब नज़रों से देखा जब हमने बताया कि हम ओल्ड पाइन रोड से जा रहे हैं। साहब जी, काका ने कुल्हड़ धोते हुए कहा, रास्ता तो खुला है, लेकिन सूरज ढलने के बाद उधर लोग कम ही जाते हैं। कोहरा बहुत होता है, संभल कर जाना। हमने उनकी बात को एक आम पहाड़ी सलाह मानकर टाल दिया। हम वापस गाड़ी में बैठे और सफ़र शुरू हुआ। अगले 10 मिनट तक हम गाने गाते रहे, वीडियो बनाते रहे और यहाँ तक सब कुछ ठीक था, बिल्कुल नॉर्मल, एक परफेक्ट छुट्टी जैसा। शाम के 5:30 बज चुके थे। अंधेरा अब गहरा हो गया था। पहाड़ों में अंधेरा धीरे धीरे नहीं होता, वो अचानक गिरता है, जैसे किसी ने आसमान का स्विच ऑफ कर दिया हो। अचानक कोहरा बढ़ने लगा। वो सामान्य धुंध नहीं थी, ये कोहरा इतना गाढ़ा था कि थार की पावरफुल हेडलाइट्स भी 10 फीट से आगे कुछ नहीं देख पा रही थी। गाड़ी के अंदर जो मस्ती का माहौल था, अब वो थोड़ा शांत हो गया था। कबीर ने म्यूज़िक का वॉल्यूम कम कर दिया और थोड़े आगे झुककर ड्राइव करने लगा। यार ये कोहरा तो बहुत सादा है, कबीर ने बुदबुदाते हुए वाइपर तेज़ किए। समीर, नेटवर्क आ रहा है क्या? रिया ने पूछा। उसकी आवाज़ में थोड़ी घबराहट थी। मैंने फ़ोन चेक किया। नहीं यार, नो सर्विस आ रहा है, शायद ऊंचाई की वजह से होगा। सड़क अब बहुत संकरी हो गई थी। एक तरफ पहाड़ की काली दीवार थी और दूसरी तरफ गहरी खाई जो कोहरे के कारण दिखाई नहीं दे रही थी। बस एक अनंत खालीपन महसूस हो रहा था। तभी तापमान में अचानक गिरावट आई। कार का डिजिटल थर्मामीटर, जो अब तक -2 दिखा रहा था, अचानक गिरकर -9 डिग्री पर आ गया था। विंडशील्ड पर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भाप जमने लगी। हीटर खराब हो गया क्या? मैंने वेंट्स पर हाथ लगाकर चेक किया। हवा गर्म आ रही थी, लेकिन कार के अंदर की ठंड हड्डियों में भी घुस रही थी। अजीब बात है, कबीर ने कहा, गाड़ी भारी लग रही है।
जैसे कोई पीछे से खींच रहा हो। बकवास बंद कर और ड्राइविंग पर ध्यान दे। मैंने माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन मेरे अपने रोंगटे ही खड़े हो चुके थे। एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे गीली मिट्टी और सड़े हुए फूलों की मिलीजुली गंध। हम करीब 20 मिनट से उस रेंगती हुई रफ्तार में चल रहे थे, जब कबीर ने अचानक जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी टायरों की चीख के साथ फिसल कर रुक गई। क्या हुआ? रिया चिल्लाई। वो आगे की सीट पर टकराने से बाल बाल बची थी। तुम्हें देखा? कबीर की सांसें फूल रही थी। वो सामने अंधेरे में घूर रहा था। क्या? मुझे कुछ नहीं दिखा, मैंने कहा। कोई था सड़क के बीचों बीच, लाल स्वेटर पहने एक औरत। मैंने उसे उड़ा दिया होता अगर ब्रेक नहीं मारता। कबीर के माथे पर पसीना था। इतनी ठंड के बावजूद हमने हेडलाइट की रोशनी में देखा, सड़क बिल्कुल खाली थी, सिवाय गिरती हुई बर्फ और उड़ते हुए कोहरे के वहाँ कुछ भी नहीं था। कबीर, वहम होगा तेरा। कोहरे में अक्सर पेड़ों की परछाई इंसान जैसी लगती है, मैंने उसे समझाया। कबीर ने कुछ पल चुप रहने के बाद गाड़ी फिर से स्टार्ट की, लेकिन अब कार के अंदर की खामोशी डरावनी हो चुकी थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लगभग 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद रिया ने धीरे से कहा, समीर, दाईं तरफ देख। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के किनारे कोहरे के बीचों बीच एक मील पत्थर था। उस पर लिखा था शिमला 240 किलोमीटर। तो इसमें क्या? मैंने पूछा। हम 10 मिनट पहले भी यही माइलस्टोन देखा था, बिल्कुल यही। उस तरफ भी लाल रंग का एक निशान था। रिया की आवाज़ कांप रही थी। पागल मत बनो, मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरा गला सूख गया था। पहाड़ों में माइलस्टोन एक जैसे दिखते हैं, लेकिन मेरा तर्क तब फेल हो गया जब 5 मिनट बाद हमें फिर से वही माइलस्टोन दिखा, और उसके ठीक बगल में वही लाल स्वेटर वाली औरत खड़ी थी। वो सड़क के किनारे खाई की तरफ मुंह करके खड़ी थी। उसके बाल खुले थे और हवा ना होने के बावजूद वे बुरी तरह उड़ रहे थे। उसने अपना चेहरा हमारी तरफ नहीं किया, लेकिन जैसे ही हमारी गाड़ी उसके पास से गुजरी, मैंने खिड़की के शीशे पर एक ठक ठक सुनी, जैसे किसी ने नाखून से शीशा खुरचा हो। गाड़ी भगा कबीर, बस भगा, मैं चिल्लाया। कबीर ने एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। इंजन गुर्राया, लेकिन गाड़ी की रफ्तार नहीं बढ़ी। सुई 40 से ऊपर जा ही नहीं रही थी। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। उस पर कोई गाना नहीं था, बस स्टैटिक सरसराहट थी। और उस शोर के बीच में से एक आवाज़ आ रही थी, एक पहाड़ी लोकगीत जिसे कोई औरत रोते हुए गा रही हो। रिया ने अपने कान बंद कर लिए थे। इसे बंद करो, इसे बंद करो। मैंने रेडियो को ऑफ करने की कोशिश की, बटन दबाए, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। मैंने गुस्से में डैशबोर्ड पर मुक्का मारा, तब जाकर वो आवाज़ रुकी। लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। पीछे की सीट पर बैठी रिया एकदम शांत हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। रिया की आंखें फटी हुई थी और वो अपनी बगल वाली खाली सीट को घूर रही थी। रिया, मैंने पुकारा। वो बोली नहीं। उसने सिर्फ एक कांपती हुई उंगली से अपनी बगल में इशारा किया। वहाँ, उस सीट पर जहाँ हमारा बैग रखा होना चाहिए था। सीट थोड़ी दबी हुई थी, जैसे कोई वहाँ बैठा हो, लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। लेदर की सीट पर एक गीला निशान बन रहा था, जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। तभी कबीर चीखा। ब्रेक फेल हो गए। सामने एक तीखा मोड़ था। गाड़ी खाई की तरफ बढ़ रही थी। कबीर ने हैंड ब्रेक खींचा, स्टीयरिंग को पूरी ताकत से मोड़ा। गाड़ी बर्फीली सड़क पर गोल घूमी और पहाड़ की चट्टान से जा टकराई। ज़ोरदार झटका लगा। एयरबैग्स नहीं खुले, लेकिन गनीमत थी कि हम खाई में नहीं गिरे। इंजन बंद हो गया, हेडलाइट्स बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा था और बाहर घुंघरू बजने की आवाज़ गाड़ी के चारों तरफ घूम रही थी, कभी बोनट के पास, कभी डिक्की के पास। कोई बाहर मत निकलना, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने डिक्की से टॉर्च निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरी साइड की खिड़की पर एक हाथ छपा। अंदर से नहीं, बाहर से। वो हाथ बिल्कुल नीला था
और उंगलियां ज़रूरत से ज़्यादा लंबी थी। फिर एक चेहरा शीशे के पास आया, वही औरत। उसका चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था, एक आंख लटकी हुई थी और होठों पर कटी हुई डरावनी मुस्कान थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। मेरा रास्ता, मुझे वापस चाहिए। गाड़ी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी, जैसे कोई लोग मिलकर उसे खाई में धकेलने की कोशिश कर रहे हो। रिया रो रही थी। कबीर हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे उसके शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तभी मुझे काका की बात याद आई, संभल कर जाना। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। मेरे पास एक माचिस थी जो मैंने टपरी से उठाई थी। पुरानी मान्यताओं में सुना था कि आग बुरी शक्तियों को दूर रखती है। मैंने कांपते हाथों से माचिस जलाई। जैसे ही लौ जली, गाड़ी का हिलना बंद हो गया। खिड़की के बाहर का चेहरा गायब हो चुका था। कबीर, गाड़ी स्टार्ट कर, मैंने चिल्लाया। नहीं हो रही। वो रोने जैसा हो गया था। कर, भगवान का नाम ले और चाबी घुमा। कबीर ने जय बजरंगबली चिल्लाकर चाबी घुमाई। इंजन से खांसी जैसी आवाज़ की और फिर दहाड़ कर स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स जल उठी। सामने रास्ता साफ था, कोई कोहरा नहीं, कोई औरत नहीं। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कबीर ने गाड़ी को रिवर्स किया और वहाँ से भाग निकले। उस 4 किलोमीटर के रास्ते को हमने 4 मिनट में पार किया होगा। हम हाँफते हुए मेन हाईवे पर पहुँचे। वहाँ स्ट्रीट लाइट्स थी और कुछ ट्रक गुजर रहे थे। उन लाइटों को देखकर हमें लगा जैसे हम नर्क से वापस धरती पर आए हैं। हम सीधे होटल नहीं गए, हम पास के एक पुलिस चेक पोस्ट पर रुके। वहाँ एक हवलदार अलाव ताप रहा था। हमारी हालत, चेहरे पर पसीना, बिखरे बाल और डरी हुई आंखें देखकर वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ साहब, एक्सीडेंट हुआ क्या? हवलदार ने पूछा। कबीर ने पानी पीते हुए अटकते अटकते उसे बताया कि हम ओल्ड पाइन रोड से आ रहे थे और वहाँ कोई औरत थी, कोई एक्सीडेंट जैसा हुआ था। हवलदार का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी साथी सिपाही की तरफ देखा। साहब, हवलदार ने अलाव में लकड़ी डालते हुए कहा, आपको रास्ता किसने बताया? गूगल मैप्स में, मैंने कहा। हवलदार ने एक गहरी सांस ली। ओल्ड पाइन रोड 1898 में बंद कर दिया गया था। वहाँ एक लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें एक बारात की बस खाई में गिर गई थी। दूल्हा बच गया था, लेकिन दुल्हन वो आज तक नहीं मिली। वो रास्ता तो अब है ही नहीं, वो तो पेड़ों से ढक चुका है। हम तीनों सुन्न रह गए। क्या बात कर रहे हो? हम अभी गाड़ी चला कर आए हैं वहाँ से, कबीर ने कहा। चलिए सुबह देखते हैं, हवलदार ने कहा। हम अपनी बात साबित करने के लिए पुलिस की जीप में उनके साथ मोड़ पर वापस गए, जहाँ से हमने कल रात टर्न लिया था। वहाँ कोई पक्की सड़क नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक संग लगी हुई पुरानी बैरिकेडिंग थी, जिस पर लिखा था डेंजर, रोड क्लोज्ड। बैरिकेड के पीछे सिवाय घनी झाड़ियों और खाई के कुछ नहीं था। कोई टायर के निशान नहीं, कोई रास्ता नहीं। अगर वो सड़क नहीं थी तो कल रात हम किस चीज़ पर चल रहे थे? जब हम वापस अपनी थार के पास आए तो रिया की नज़र गाड़ी की पिछली खिड़की पर पड़ी। वहाँ धूल जमी थी और उस धूल पर अंदर की तरफ उंगलियों से कुछ लिखा हुआ था।